हेलो फ्रेंड्स, नो इकोनॉमिक्स डॉट इन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुडविन मॉडल ऑफ बिजनेस साइकिल के बारे में। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि इस टॉपिक के ऊपर हिंदी में लिखित आर्टिकल आप नो इकोनॉमिक्स डॉट इन वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से उस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आपसे मेरा अनुरोध है कि मेरा नया यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब करें, जिसमें मैं उन टॉपिक्स की चर्चा करता हूं जिसके ऊपर मैं इस चैनल पर बात नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये प्योर इकोनॉमिक्स चैनल है जिसका इस्तेमाल आप कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स सीखने के लिए करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप मेरी आर्थिक मदद करना चाहते हैं, जिसकी मुझे इस चैनल को चलाते रहने के लिए बहुत ज़रूरत है, तो आप मेरी आर्थिक मदद कर सकते हैं। मैं अपने पेटीएम अकाउंट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अपना चॉइस ऑफ अमाउंट चुनकर मेरी आर्थिक मदद कर सकते हैं। आपकी छोटी सी आर्थिक मदद इस चैनल को चलाते रहने में मेरी काफ़ी मदद कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं गुडविन के मॉडल ऑफ बिजनेस साइकिल के बारे में, जिसे गुडविन्स क्लास स्ट्रगल मॉडल भी कहते हैं। दोस्तों, रिचर्ड एम गुडविन मूल रूप से एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे, लेकिन अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ साथ इटली के सिएना यूनिवर्सिटी और यूनाइटेड किंगडम के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के फैकल्टी रह चुके थे। मूल रूप से एक अमेरिकी इकोनॉमिस्ट होने के बावजूद उनका झुकाव मार्क्स के विचारों के प्रति बहुत ज़्यादा था और वे खुद को एक स्वच्छंद मार्क्सवादी कहते थे। यही वजह है कि 1967 में डेवलप उनका मॉडल ऑफ बिजनेस साइकिल कार्ल मार्क्स के थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक साइकिल से बहुत अधिक प्रभावित दिखाई पड़ता है। चलिए अब रिचर्ड एम गुडविन के मॉडल ऑफ बिजनेस साइकिल या ग्रोथ साइकिल 1967, या जिसे गुडविन क्लास स्ट्रगल मॉडल भी कहा जाता है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले हम उन मान्यताओं को देख लेते हैं जिसके आधार पर उन्होंने अपना मॉडल ऑफ बिजनेस साइकिल तैयार किया था। गुडविन का बिजनेस साइकिल मॉडल क्लोज्ड इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट पर आधारित है, यानी देश की अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गुडविन का मॉडल एक इंडोजिनस मॉडल है जो व्यापार चक्र में उतार चढ़ाव के लिए किसी बाह्य या एक्सोजेनस फैक्टर पर निर्भर नहीं करता है। दोस्तों, इंडोजिनस मॉडल का मतलब है कि मॉडल जिस कंक्लूजन पर आखिरी में पहुंचता है वो मॉडल के अंदर ही एक्सप्लेन किए गए फैक्टर्स के क्रिया प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। मॉडल के बाहर के किसी एक्सटर्नल फैक्टर में हुए चेंजेस से इस मॉडल के कंक्लूजन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगली मान्यता है कि समाज में दो क्लास हैं। पहला लेबर क्लास जो उत्पादन का एक साधन भी है, और दूसरा कैपिटलिस्ट क्लास जिसका काम प्रॉफिट कमाना है। नेक्स्ट अजम्पशन है उत्पादन में दो साधन इन्वॉल्व हैं, पहला लेबर और दूसरा कैपिटल। उत्पादन में जिस लेबर का इस्तेमाल किया जाता है वो होमोजेनस है, यानी समरूप है। इसका मतलब है कि उत्पादन में इस्तेमाल किए जाने वाले लेबर की उत्पादकता एक समान है। दो अलग अलग लेबर की प्रोडक्टिविटी एक समान है, भले ही वो किसी भी इंडस्ट्री में क्यों ना काम करता हो। ऐसी मान्यता जाहिर सी बात है मॉडल को सिंपल रखने के लिए गढ़ी गई होगी। ऐसी मान्यता इसलिए गढ़ी जाती है कि मॉडल को आसान बनाया जा सके और वो बात साबित की जा सके जिसे अर्थशास्त्री समझाना चाहता है। मॉडल में ढेरों वेरिएबल्स डालने पर किसी एक तय नतीजे पर पहुंचना कठिन हो जाता है, बहुत बार ये नामुमकिन हो सकता है। अगली मान्यता है कि लेबर किसी भी तरह का कोई बचत नहीं करता है, जबकि कैपिटलिस्ट बचत करता है। चलिए अब समझते हैं कि रिचर्ड एम गुडविन का व्यापार चक्र से संबंधित हाइपोथेसिस या परिकल्पना क्या है। दोस्तों, रिचर्ड एम गुडविन का मानना था कि किसी भी इकोनॉमी में होने वाले उतार चढ़ाव यानी आर्थिक मंदी और तेजी सोसाइटी के इन्हीं दो क्लास लेबर और कैपिटलिस्ट के बीच संघर्ष की वजह से उत्पन्न होता है। इस संघर्ष के दो कारण हैं, पहला एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, और दूसरा लेबर शेयर यानी कुल उत्पादन में लेबर की हिस्सेदारी। रिचर्ड एम गुडविन का मानना है कि जब अर्थव्यवस्था तेजी की तरफ जाती है तो रोजगार में वृद्धि होती है, तब उत्पादन के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। तेजी के समय चूंकि लेबर डिमांड में वृद्धि होती है, श्रमिकों की सैलरी या मजदूरी भी बढ़ने लगती है। सैलरी के बढ़ने से टोटल आउटपुट में लेबर की सैलरी का हिस्सा भी बढ़ने लगता है, जो कैपिटलिस्ट के प्रॉफिट को कम करने लगता है।
क्योंकि अब उसे प्रॉफिट में से अधिक हिस्सा सैलरी के रूप में लेबर को देना पड़ रहा है। जैसा कि पोलिश मार्क्सवादी अर्थशास्त्री माइकल केलेकी का मानना था कि जब कैपिटलिस्ट को यानी कि पूंजीपति को मजदूरों को अधिक पैसा देना पड़ता है तो इसका मतलब है कि उसके द्वारा भविष्य में किए जाने वाले निवेश में कमी होगी और कुल उत्पादन में गिरावट होगी। इस तरह जब तेजी के समय मजदूरों की मांग बढ़ती है तो उनकी मजदूरी में भी वृद्धि होती है, जिस वजह से कुल उत्पादन में मजदूरों के मजदूरी का हिस्सा बढ़ने लगता है, जो उद्यमी के प्रॉफिट को घटाता है, जो भविष्य में उनके द्वारा किए जाने वाले निवेश को कम कर देता है, जिससे कुल उत्पादन में कमी होने लगती है और बाजार में मंदी आने लगती है। इस तरह जब तेजी के समय मजदूरों की मांग बढ़ती है तो उनकी मजदूरी में भी वृद्धि होती है, जिस वजह से कुल उत्पादन में मजदूरों के मजदूरी का हिस्सा बढ़ने लगता है, जो उद्यमी के प्रॉफिट को घटाता है, जो भविष्य में उनके द्वारा किए जाने वाले निवेश को कम कर देता है, जिससे कुल उत्पादन में कमी होने लगती है और बाजार में मंदी आने लगती है। जैसे जैसे आउटपुट कम होने लगता है, बाजार में लेबर्स की मांग भी कम होने लगती है और रोजगार कम होने लगता है। जब रोजगार कम होने लगता है तो लेबर्स की सैलरी में वृद्धि भी रुक जाती है और कई बार सैलरी में कमी भी होने लगती है। जब सैलरी में वृद्धि रुक जाती है या कम होने लगती है तो कुल उत्पादन में लेबर शेयर भी कम होने लगता है, यानी कुल उत्पादन में श्रमिकों की हिस्सेदारी कम होने लगती है। ऐसा होने पर कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट बढ़ने लगता है, जो उसे भविष्य में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उत्साहित करता है। अधिक इन्वेस्टमेंट बाद में कुल उत्पादन को बढ़ाता है और फिर से तेजी का समय शुरू हो जाता है। इस तरह मंदी और तेजी का पूरा चक्र, या जिसे हम इकोनॉमिक साइकिल कहते हैं, वो काम करती है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात बतलाना जरूरी है कि रिचर्ड एम गुडविन का क्लास स्ट्रगल पर आधारित व्यापार चक्र से संबंधित ये विचार जीवों के पॉपुलेशन डायनेमिक्स से जुड़े लोटका वोल्टेरा इक्वेशन पर आधारित है, जिसे प्रीडिएटर एंड प्री इक्वेशन कहा जाता है, जिसमें बतलाया गया है कि शिकारी जीवों की संख्या बढ़ने से शिकार होने वाले जीवों की संख्या घटने लगती है, लेकिन जब शिकार होने वाले जीवों की संख्या में कमी आती है तो शिकारी जीवों के लिए भोजन ढूंढ पाना कठिन होने लगता है और एक समय आता है जब शिकारी जीवों को भोजन की इतनी कमी हो जाती है कि उनका सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाता है और शिकारी जीवों की संख्या कम होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ शिकारी जीवों की कमी होने पर वैसे जीव जो पहले शिकार हुआ करते थे अब उनकी संख्या में वृद्धि होने लगती है, जो फिर से शिकारियों की संख्या को बढ़ाता है, क्योंकि उनके लिए अब भोजन आसानी से उपलब्ध होने लगता है। इस तरह से प्रीडिएटर एंड प्री इक्वेशन काम करता है। दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने रिचर्ड एम गुडविन के इकोनॉमिक साइकिल का क्लास स्ट्रगल मॉडल समझ लिया है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस में एम्प्लॉयमेंट रेट को दिखलाया गया है, जबकि वाई एक्सिस में लेबर शेयर को दिखलाया गया है। आप इस सर्कल की मदद से समझ सकते हैं कि तेजी के समय जब रोजगार में वृद्धि होने लगती है तो टोटल आउटपुट में धीरे धीरे लेबर शेयर बढ़ने लगता है, क्योंकि मजदूरों की मांग अधिक होने से उन्हें काम पर रखने के लिए अधिक सैलरी देनी पड़ती है, जो कुल उत्पादन में लेबर शेयर को बढ़ाता है, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं। लेकिन एक समय आता है जब लगातार लेबर शेयर बढ़ने से कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट कम होने लगता है और वो निवेश में कमी करने लगता है। ऐसा करने पर कुल उत्पादन में कमी होने लगती है और मंदी का समय शुरू हो जाता है, जहां धीरे धीरे मजदूरों की मांग में कमी होने लगती है, जो रोजगार में कमी लाता है, और तब मजदूरी में वृद्धि या तो स्थिर हो जाती है या घटने लगती है, जिस वजह से कुल उत्पादन में लेबर शेयर कम होने लगता है। जब कुल उत्पादन में लेबर शेयर कम होने लगता है तो कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट फिर से बढ़ने लगता है। कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट बढ़ते ही उसके द्वारा किया जाने वाला निवेश भी बढ़ने लगता है, जो फिर से कुल उत्पादन को बढ़ाने लगता है और इसके साथ ही इकोनॉमी में फिर से बाहर आने लगती है और अर्थव्यवस्था में तेजी का समय शुरू हो जाता है। इस तरह से ये चक्र चलता रहता है, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये एक सर्किल सा बन जाता है। दोस्तों, गुडविन के मॉडल को जब यूनाइटेड स्टेट में 1963 से 2003 के रोजगार और वेज शेयर डेटा के साथ परखा गया तो ये ग्राफ पूरी तरह से एक सर्कल की तरह नहीं बन पाया, लेकिन इससे मिलता जुलता ग्राफ जरूर बन पाया।
जो कुछ इस तरह से दिखता है, आप डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं। रिचर्ड एम गुडविन के बिजनेस साइकिल को आप यहाँ पर एक दूसरे डायग्राम की मदद से भी समझ सकते हैं। यहाँ डायग्राम में सबसे ऊपर का लाइन पोटेंशियल आउटपुट को दिखला रहा है। इसका मतलब है कि उत्पादन के साधनों का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन किया जाए तो कुल उत्पादन या टोटल आउटपुट जिसे हम कहते हैं इस लाइन के बराबर होगा। डायग्राम में सबसे ऊपर का लाइन जो कि पोटेंशियल ग्रोस आउटपुट का लाइन है, असल में हैरोल्ड के नेचुरल ग्रोथ रेट को बतला रहा है। यानी मौजूदा संसाधन और टेक्नोलॉजी की मदद से अधिकतम इतना ही उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन किसी भी इकोनॉमी के लिए मैक्स उत्पादन कर पाना या अधिकतम उत्पादन कर पाना संभव नहीं है और हमेशा ग्रोस आउटपुट इस पोटेंशियल आउटपुट से कम होता है। ग्रोस आउटपुट असल में हैरोल्ड का एक्चुअल ग्रोथ रेट है। यहाँ टोटल वेज लाइन जो डायग्राम में सबसे नीचे की रेखा है, कुल उत्पादन में लेबर के शेयर को भी बतलाता है। ये रेखा कभी भी इस ग्रोस आउटपुट रेखा से अधिक नहीं हो सकती है, क्योंकि लेबर को वेज ग्रोस आउटपुट के हिस्से में से ही दिया जाता है। जब वेज शेयर यानी कुल उत्पादन में लेबर का हिस्सा बढ़ता है तो इसका मतलब है कि लेबर की मांग में वृद्धि हो रही है और अर्थव्यवस्था में तेजी का समय है। लेकिन हमें यह भी पता है कि जैसे जैसे ग्रोस आउटपुट में लेबर शेयर बढ़ता जाता है, कैपिटलिस्ट द्वारा निवेश की प्रेरणा कम होने लगती है और आउटपुट घटने लगता है। तब मंदी का समय शुरू हो जाता है। लेकिन मंदी आने पर धीरे धीरे लेबर की मांग में कमी होने लगती है और बेरोजगार मजदूर कम सैलरी में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे टोटल आउटपुट में मजदूर का हिस्सा कम होने लगता है और पूंजीपति का लाभ बढ़ने लगता है, जिससे उसके निवेश की प्रेरणा बढ़ने लगती है और बाद में कुल उत्पादन भी बढ़ता है, जिससे फिर से तेजी का समय आ जाता है। जब अर्थव्यवस्था में तेजी का समय होता है तो टोटल वेज और ग्रोस आउटपुट का लाइन एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और जब मंदी का समय अपने चरम पर होता है तो वेज और ग्रोस आउटपुट का गैप सबसे अधिक होता है। लेकिन ध्यान रहे कि इन दोनों चरम स्थितियों के तुरंत बाद अगर मंदी है तो तेजी का समय तुरंत शुरू हो जाता है और अगर तेजी है तो मंदी का समय शुरू हो जाता है। दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने रिचर्ड एम गुडविन का व्यापार चक्र सिद्धांत समझ लिया है। मेरा मानना है कि इस वीडियो को देखने के बाद जब आप गुडविन की थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल को पढ़ेंगे तो आपको इस थ्योरी को समझने में आसानी होगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है नई वीडियो बनाने में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।